ठीक है। हेलो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंडियन इकोनॉमी से संबंधित पब्लिक सेक्टर। आप पब्लिक सेक्टर को आप सरकारी उपक्रम भी कह सकते हैं, ठीक है। शासकीय उपक्रम, शासकीय उपक्रम। अब इसकी जो अवधारणा है वो आज़ादी के बाद से हुआ है। आज़ादी के पहले पब्लिक सेक्टर बहुत कम क्षेत्रों में सीमित था। पब्लिक सेक्टर मतलब क्या होता है? पब्लिक सेक्टर वो सेक्टर होता है सरकारी, जैसे कि उसके नाम से बीत है कि जिसमें कि सरकार का पैसा लगा हुआ है, और ऐसा उपक्रम जिसमें कि गवर्नमेंट या सरकार उसमें पैसा लगाती है और कोई उपक्रम या उद्योग खोलती है, उसको पब्लिक सेक्टर कहते हैं। प्राइवेट सेक्टर कहते हैं जिसमें कि ऑनरशिप प्राइवेट सेक्टर के पास, प्राइवेट इंटरप्रेन्योर्स के पास में होता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जमशेदपुर में, ठीक है, जमशेदपुर में टाटा आयरन स्टील कंपनी है, तो वो किसका है? टाटा का है, ठीक है। जमशेद जी नसरवान जी टाटा ने शुरू किया था उसको, ठीक है, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में। और एक तीसरा होता है ज्वाइंट वेंचर या ज्वाइंट संयुक्त उपक्रम, जिसमें ज्वाइंट में बहुत सारे लोग मिलकर के कोई उपक्रम या इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी एक ज्वाइंट वेंचर कंपनी था, ठीक है, जिसमें बहुत सारे व्यापारी मिलकर के, बहुत सारे पैसे वाले लोग मिलकर के, पूंजीपति मिलकर के उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण किया था। हमारे देश में भी ज्वाइंट वेंचर कंपनी है, जिसमें कि कोई ज़रूरी नहीं है कि केवल प्राइवेट लोग ही उसमें जुड़े हों। हो सकता है कि गवर्नमेंट का उसमें शेयर हो, हिस्सा हो। यदि गवर्नमेंट का 51% शेयर होगा तो डिसीजन मेकिंग प्रभाव कौन करेगा? डिसीजन मेकिंग कौन करेगा? गवर्नमेंट का, क्योंकि उसके पास में डिसीजन लेने का क्षमता है, ठीक है। अगर 51% से कम रहेगा तो फिर क्या होगा? जिसके पास में 51% रहेगा वो डिसाइडर होगा। समझ रहे हैं आप? तो जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है वो 3 प्रकार से संचालित होता है। पहला पब्लिक सेक्टर, दूसरा प्राइवेट सेक्टर और तीसरा ज्वाइंट सेक्टर या ज्वाइंट वेंचर सेक्टर, ठीक है। अब हमारे देश में यदि आप आज़ादी से पहले अगर आप देखेंगे तो कुछ खास जो महत्वपूर्ण आर्थिक क्रियाकलाप था उसमें सरकार का पूरी तरह से नियंत्रण था। वो कैसे? जैसे रेलवे है, तो रेलवे में सरकार का, जैसे अंग्रेज सरकार थी तो उसका नियंत्रण था क्योंकि वो उसका ऑनर थी, ठीक है। जैसे पोस्ट एंड टेलीग्राफ, वो पूरी तरह से भारत सरकार में ब्रिटिश इंडिया के अधीन में था, भारत सरकार के जब आज़ादी से पहले, अभी भी है। तो कहने का आशय यह है कि 1947 से पहले पब्लिक सेक्टर या शासकीय उपक्रम की संख्या बहुत कम थी। उसके बाद में जब देश आज़ाद हुआ तो हमारे जो योजनाकार थे या जो उस समय में शासन में थे, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू जो भारत के प्रधानमंत्री थे, तो उनके द्वारा ये विचार किया गया कि अगर देश में त्वरित विकास करना है तो हमें शासकीय उपक्रम पर ज़्यादा जोर देना होगा, ठीक है। पहला फैक्टर हमने क्या किया? कारण वाई पब्लिक सेक्टर इज डोमिनेंट इन इंडिया इन द इनिशियल फेज, क्योंकि आपको पता है, यदि आपने हमारा वीडियो अगर आपने देखा होगा, ब्रिटिश पीरियड के समय में हमने ईस्ट इंडिया कंपनी का पॉलिटी और ब्रिटिश गवर्नमेंट की पॉलिटी 1858 से लेकर 1947, तो उसको आप देखिए। तो उसमें हमने बताया है कि किस प्रकार से अंग्रेजों ने हमारे देश को जर्जर स्थिति में ला दिया था, और जो हिंदुस्तान एक निर्यातक देश था वो आयातक देश हो गया, और जो मदर कंट्री, जो मातृ देश जिसको इंग्लैंड कहेंगे, उसको हमारे देश से कच्चा माल वहाँ जाता था और फिर वहाँ से मैन्युफैक्चर्ड गुड्स बन करके यहाँ हिंदुस्तान में आता था। तो उसके 2 प्रभाव हुए, कमेन 2 प्रभाव हुए। पहला तो यहाँ का जो इंडिजिनस जो इंडस्ट्री था, जो घरेलू जो उद्योग थे, वो सब समाप्त हो गए। जैसे हैंडीक्राफ्ट्स में हम विश्व में अव्वल थे, वो समाप्त हो गया। बेरोजगारी की समस्या बढ़ गई, लैंड पर, जमीन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर हो गया। बहुत सारे लोग जो उद्योग धंधे करके
अपना कारोबार करते थे। अब उनके पास में चूंकि उद्योग धंधा नहीं रह गया था, तो अब वो कहाँ चले गए? खेतों पर आश्रित हो गए। तो हिंदुस्तान का एक ग्रामीणीकरण हो गया, रूरलाइजेशन। ठीक है, ये सारी चीज़ों के बारे में मैं पहले के वीडियो में बता चुका हूँ, सो देयर इज नो नीड टू एक्सप्लेन फर्दर, आप उसको देखिए। उसके बाद में दूसरा जो फैक्टर था, जो हमारे देश में जो पब्लिक सेक्टर को या शासकीय उपक्रम को कमांडिंग हाइट्स ऑफ द इकोनॉमी ये किया गया, इसको सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। ठीक है, कमांडिंग हाइट जैसा कि नाम से ही विदित है, सबसे ऊंचे स्तर पर। ठीक है, जो आर्थिक हिंदुस्तान की जो आर्थिक व्यवस्था होगी उसमें पब्लिक सेक्टर या शासकीय उपक्रम की भागीदारी सबसे महत्वपूर्ण होगा। अब इसके लिए इसका दूसरा कारण क्या था? तो हमारे जो योजनाकार थे उन्होंने सोचा, पहला तो मैंने फैक्टर बताया कि अगर देश में द्रुत गति से विकास करना है तो हमें शासकीय उपक्रम पर विशेष जोर देना होगा। क्यों देना होगा? क्योंकि इसके द्वारा सरकार आर्थिक क्रियाकलापों को ठीक ढंग से नियोजित कर सकती थी, ठीक ढंग से नियंत्रित कर सकती थी। ठीक है, दूसरा जो फैक्टर था वो था, तो पहला जो रीजन यहां पर कॉजेज लिखेंगे, कॉजेज माने कारण। पहला क्या था? पहला था द्रुत गति से विकास। दूसरा क्षेत्रीय असमानता को नहीं हो रहा है। पहला तो मैंने बताया कि द्रुत गति से विकास, अब दिख रहा है। दूसरा क्या बताया? क्षेत्रीय। ये 5 फैक्टर मैंने चिन्हित किया है। पहला द्रुत गति से विकास, दूसरा क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करना, जैसे कि आपको मैंने पूर्व के वीडियो में रीजनल डिस्पैरिटीज चैप्टर आपने पढ़ा भी है, तो मैंने बताया था कि हिंदुस्तान में अंग्रेजों ने क्या किया था, कुछ खास क्षेत्रों पर जो समुद्र के किनारे शहर थे, जैसे कि कलकत्ता, बॉम्बे या मद्रास जो आजकल चेन्नई कहते हैं, तो उन इलाकों में जहाँ पर उन्होंने प्रेसिडेंसी बनाया था वहाँ पर तो उन्होंने बहुत ज़बरदस्त विकास किया था, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग यूरोपियन लोग रहते थे। लेकिन देश के अधिकांश भाग क्या थे? पिछड़े थे, बैकवर्ड थे। तो इसके कारण से ये जो पब्लिक सेक्टर या शासकीय उपक्रम को ज़्यादा महत्व देने के पीछे ये लॉजिक था, तर्क था कि इससे क्षेत्रीय असमानताओं को दूर किया जाएगा। हालांकि हम उस पहले वाले वीडियो में आपको बता चुके हैं कि क्षेत्रीय विकास को उतना ज़्यादा दूर नहीं कर पाए जितना कि हमारे योजनाकार चाहते थे। ठीक है, तो ये कमी रहा है अभी भी। अभी आप देखेंगे कि अभी भी बिहार, उड़ीसा और बहुत सारे जो प्रांत हैं वो अभी विकास के दौर में बहुत ही पीछे हैं। इवन मध्य प्रदेश को भी आप ले सकते हैं, इंदौर और भोपाल क्षेत्र को अगर छोड़ दें तो। ठीक है, तो और तीसरा फैक्टर क्या था? समाजवादी व्यवस्था। आपने देखा होगा 1956 का जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन, जो औद्योगिक नीति भारत सरकार ने जो लागू किया था, उसमें उन्होंने क्या कहा था कि हम अब जो देश का जो मूल जो मंत्र होगा, जो उद्देश्य होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, वो होगा सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी। इसको हिंदी में कह सकते हैं समाजवादी व्यवस्था, जो मैंने लिखा है। ठीक है, सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी। अब इसका मतलब क्या होता है? व्हाट डज दिस मीन? इसका मतलब होता है 2। पहला, जो इंपॉर्टेंट जो इंडस्ट्री है, जैसे बेसिक इंडस्ट्री है, जो मैंने आपको पहले के वीडियो में बता चुका हूं कि बेसिक इंडस्ट्री क्या होता है, जैसे इस्पात है, फर्टिलाइजर्स है, मिनरल्स है। ठीक है, तो ये सारे बेसिक इंडस्ट्री हैं। बेसिक इंडस्ट्री क्यों हैं? क्योंकि इस इंडस्ट्री के आधार पर दूसरे इंडस्ट्री बनाए जा सकते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए हवाई जहाज बनाना चाहते हैं, तो अगर आपके पास में इस्पात का उद्योग नहीं है तो फिर हवाई जहाज में जो इस्पात लगेगा तो फिर तो आपको दूसरे देशों से आयात करना होगा। तो दिस इज कॉल्ड बेसिक इंडस्ट्री। अपने आप में वो एक इंडस्ट्री है और वो दूसरे इंडस्ट्री को बनाने में भी कारगर है। ठीक है, तो अब ये सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी का मतलब क्या हुआ? पहला, कि जो बेसिक जो इंडस्ट्री है उसके संसाधन पर पूरी तरह से पहला नियंत्रण करें। नियंत्रण किसका होगा? सरकार का। और दूसरा, हाँ, बेसिक इंडस्ट्री मतलब उद्योग। ये 2 फैक्टर है जो सोशलिस्ट ने समाजवादी व्यवस्था की ओर ध्यान खींचता है।
दो फैक्टर क्या है? पहला, जो हम जो इसका उत्पादन करेंगे वो सरकार के नियंत्रण, पब्लिक सेक्टर के शासकीय उपक्रम के माध्यम से होगा, पहला। उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी सरकार करेगी, मतलब वितरण का काम करेगी। और दूसरा, असमानताओं को कम करना, कि जो आपने जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल, जो नीति निर्देशक सिद्धांत जो हमने आपको बताया था, वो क्या था? 39 आर्टिकल 39 बी और सी, नीति निर्देशक के सिद्धांत जो आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक है, ठीक है। उसमें क्या कहा गया है कि राज्य ऐसी व्यवस्था करेगी जिससे कि लोगों के बीच जो असमानता है उसको कम किया जा सके। और दूसरा सी में क्या है कि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, धन का संग्रहण एक ही जगह नहीं होना चाहिए। मतलब एक आदमी के अरबपति हो गया और दूसरा जो भीख मांग रहा है, ऐसा व्यवस्था नहीं होना चाहिए। और तीसरा फैक्टर क्या हो, सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी का तीसरा माने क्या होता है? मिनिमम, ये तो मैंने 2 लिखा है, अब तीसरा क्या होता है? मिनिमम मतलब न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति। राज्य ऐसा व्यवस्था करेगा जिसमें हर नागरिक को न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकेगी। अब न्यूनतम आवश्यकता क्या है? न्यूनतम आवश्यकताओं की मतलब होता है कि रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये 5 महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं वो है न्यूनतम आवश्यकता। हर व्यक्ति को रोजगार, ये छठा हो गया कारण, ठीक है। तो हर व्यक्ति को रोजगार, हर व्यक्ति को शिक्षा, हर व्यक्ति को स्वास्थ्य की सुविधा हो, और हर व्यक्ति को रोटी मिलना चाहिए, रहने के लिए घर होना चाहिए, और पहनने के लिए कपड़े होने चाहिए, ठीक है। ये 6 जो चीजें हैं वो है न्यूनतम आवश्यकता। अब ईश्वर ने ही सबको बराबर नहीं बनाया है, यह आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। सोशलिज्म और कम्युनिज्म में अंतर क्या है मैं किसी दिन आपको बताऊंगा, लेकिन अभी बता देता हूं। टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी, टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड्स, ये है उसका फॉर्मूला। वो मैं किसी दिन आपको अलग से बताऊंगा कि समाजवादी व्यवस्था और साम्यवादी व्यवस्था दोनों में अंतर क्या होता है। बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम होगा। अभी के लिए मैं इतना ही बता देना चाहता हूं आपको कि न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति, असमानताओं को कम करना और बेसिक उद्योगों पर नियंत्रण और उसका वितरण, ये 3 फैक्टर जो है वो समाजवादी व्यवस्था जो 1956 में कांग्रेस सरकार ने उस समय में इंडस्ट्री पॉलिसी रिजोल्यूशन के द्वारा जो प्रस्ताव पारित किया था उसका मुख्य उद्देश्य था। तो जो पब्लिक सेक्टर है, जो सरकारी या शासकीय उद्योग उपक्रम है, उसका जो एक महत्वपूर्ण जो लक्ष्य है, ऑब्जेक्टिव उद्देश्य है, वो क्या है? समाजवादी व्यवस्था कायम करना, ठीक है। समझ गए आप लोग? अब कमांडिंग हार्ट्स ऑफ द पब्लिक सेक्टर के पीछे सरकार ने तर्क क्या दिया, और जो सच्चाई भी थी। प्राइवेट सेक्टर को हिंदी में क्या बोलेंगे? निजी क्षेत्र जो है, निजी क्षेत्र हिंदी में लिखिए आप इसको, निजी क्षेत्र की कमजोरी, मूट कर लो। आज़ादी के बाद में आपने देखा होगा कि हमारे देश में इक्के दुक्के जो बड़े बड़े उद्योगपति थे, जैसे कि आपको मैंने टाटा के बारे में बताया, जैसे कि डालमिया, जैसे बिरला, ठीक है। लेकिन उनके साथ भी प्रॉब्लम क्या था? निजी क्षेत्र में स्वार्थ लोलुपता बहुत ज़्यादा थी। उनका उद्देश्य क्या होता? प्रॉफिट कमाना, ठीक है, लाभ कमाना ही मेन उद्देश्य है। अब जहां पर मान लीजिए बॉम्बे प्रांत है, तो बॉम्बे प्रांत में ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर था उस समय में भी। बॉम्बे शहर की बात कर रहा हूं, प्रेसिडेंसी की बात कर रहा हूं, तो वो वहीं इंडस्ट्री लगाना चाहते थे। उससे हमारे देश का भला तो होने वाला नहीं है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी विकसित था। अब देश के जो अन्य भाग हैं वहां तो विकास नहीं पहुंचा है। तो निजी क्षेत्र की कमजोरी, सबसे पहले तो पूंजीगत कमजोरी थी। कुछ खास जो उद्योगपति थे उन्हीं के पास में पैसे थे, बाकी लोगों के पास में नहीं थे। दूसरा, उनका जो उद्देश्य था वो था प्रॉफिट कमाना, लाभ का उद्देश्य था। तीसरा, वो ये चाहते थे कि हम जो है वो उसी जगह पर हम उद्योग लगाएं जहां पर कि पहले से संसाधन व्यवस्था है, ठीक है। और तीसरा, रिस्क झेलने की क्षमता नहीं होना, ठीक है। जैसे कि बोकारो स्टील प्लांट
जब शुरू हुआ था उदाहरण के तौर पर, तो उस समय में 700 करोड़ रुपया उगाही करने के लिए प्राइवेट सेक्टर को कहा गया था, लेकिन सब ने अपना हाथ खींच लिया, बोला हम लोगों से नहीं होगा। क्यों? कि उसमें जो आप देखेंगे कि जैसे इस्पात का उद्योग लगाते हैं तो उसमें गेस्टेशन पीरियड, अब गेस्टेशन पीरियड को क्या बोलेंगे हिंदी में, इसका मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है? जी, गेस्टेशन पीरियड वो पीरियड होता है जिसमें कि आप कोई भी चीज जब कोई काम शुरू कर रहे हैं उसमें कितना टाइम लगेगा, वो जो टाइम लगता है जैसे 3 साल 4 साल 5 साल, दिस इज कॉल्ड गेस्टेशन पीरियड। तो अब चूंकि आप इस्पात उद्योग खोलेंगे तो उसमें 5 साल 6 साल 7 साल तक आपको लॉस बियर करना होगा। अब प्रोडक्शन तो 6-7 साल के बाद होगा, तो वो कोई भी झेलने के लिए तैयार नहीं था। अगला पॉइंट जो है वो क्या है, रिसोर्स मोबिलाइजेशन, संसाधन का दोहन। 5वां फैक्टर, हमारे देश में जो संसाधन है, और संसाधन में क्या आता है, जैसे मिनरल्स है, खनिज है, जमीन है, और बहुत सारे मशीनरी है या पूंजी है, ठीक है। तो ये जो संसाधन हैं उसका अधिक से अधिक मोबिलाइजेशन या दोहन किसके माध्यम से होगा, जब सरकार के अपने नियंत्रण में होगा। अगर हम निजी क्षेत्र को कहेंगे, सरकार कहेगी वो नहीं करेगा, आप क्या कर लेंगे? हर बात के लिए तो आप पनिशमेंट नहीं दे सकते ना हर आदमी को, ठीक है। तो संसाधन का दोहन के लिए पब्लिक सेक्टर में शासकीय उपक्रम को बढ़ावा दिया गया। तो ये 5 फैक्टर, पहला मैंने क्या लिखा था कि रैपिड डेवलपमेंट। सरकार ने ये सोचा कि जिस तरह से हमारे देश को अंग्रेजों ने पूरी तरह से खोखला कर दिया है और एक कॉलोनी के रूप में कन्वर्ट कर दिया है, तो सरकार के बिना हस्तक्षेप के यहां पर आर्थिक विकास, द्रुत गति से आर्थिक विकास नहीं हो सकता है। पहला मैंने लिखा था द्रुत गति से आर्थिक विकास। दूसरा है क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करना। जैसे कि मैंने आपका कहा था कि हमारे देश में जब अंग्रेजों का शासन था तो वहां पर लोप साइडेड डेवलपमेंट हुआ था। कुछ क्षेत्रों में विकास हो गया था, कुछ क्षेत्रों में विकास नहीं हुआ था। जैसे मैंने कहा था कि प्रेसिडेंसी जो था, जैसे कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे, ये 3 प्रेसिडेंसी थे अंग्रेज के समय में, और यहां पर तो विकास हुआ था, यहां पर उद्योग धंधे लगे थे, लेकिन बाकी देश के बाकी हिस्से इससे मरहूम रहे थे। तो इसीलिए क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करना भी एक मकसद था, ऑब्जेक्टिव था, उद्देश्य था किसका, शासकीय उपक्रम का, ठीक है। और बाकी मैंने 3 और पॉइंट बताए थे, जैसे समाजवादी व्यवस्था कायम करना, उसके लिए पब्लिक सेक्टर की हिस्सेदारी, भागीदारी होना बहुत जरूरत था। चौथा मैंने क्या बताया था, जो प्राइवेट सेक्टर है, निजी क्षेत्र है, उनकी स्वार्थ लोलुपता, रिस्क ना लेने की क्षमता, उनमें पूंजी का अभाव होना, ये चौथा फैक्टर था। और 5वां, संसाधनों का अधिकतम दोहन करने के उद्देश्य से सरकार ने ये सोचा कि अगर हम पब्लिक सेक्टर को ज़्यादा अहमियत देंगे, ज़्यादा महत्व देंगे, तो इससे देश का द्रुत गति से विकास होगा, ठीक है। दोस्तों, शासकीय उपक्रम का उद्देश्य क्या था? पहला, कोर इंडस्ट्री। कोर इंडस्ट्री क्या होता है? व्हाट इज दिस कोर इंडस्ट्री? कोर इंडस्ट्री मतलब वो इंडस्ट्री होता है जो, जैसे मान लीजिए डिफेंस है, ये कोर इंडस्ट्री है। जैसे रेलवे है, जैसे अपना एयरक्राफ्ट है, जो हवाई जहाज। अब हवाई जहाज पहले तक तो, अभी तक तो हम आयात ही करते थे, अभी हमने तेजस बनाया है, तो उसके लिए भी हमको इक्विपमेंट चाहिए, ठीक है। तो उसका भी इक्विपमेंट बनाने का अपने देश में भी होना, क्योंकि हम जहाँ से लाए हैं वहाँ पर पूरी तरह से निर्भर नहीं हो सकते, क्योंकि हो सकता है जब युद्ध हो रहा हो उस समय में उसने स्पेयर पार्ट्स देने से ही मना कर दिया, तो हमारे सारे जितने हवाई जहाज हैं वैसे ही बैठ जाएंगे, किसी काम के नहीं रह जाएंगे, ठीक है। तो जो और कोर इंडस्ट्री में, जैसे मैंने आपको बेसिक इंडस्ट्री बताया, इस्पात उद्योग, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ कोर इंडस्ट्री। तो सरकार, जो पब्लिक सेक्टर या शासकीय उपक्रम का पहला उद्देश्य क्या है कि हिंदुस्तान को कोर इंडस्ट्री के मामले में आत्मनिर्भर बनाना, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है कि टू प्रोवाइड इक्विपमेंट टू स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज। स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्री और कोर इंडस्ट्री में ज़्यादा अंतर नहीं है। जो सुरक्षा के
जैसे रेलवे भी सुरक्षा में आता है, क्योंकि जब आपको युद्ध होता है तो आपको सामान एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए रेलवे की बहुत महती भूमिका होती है, ठीक है। ट्रक की भी होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा रेलवे की होती है, ठीक है, क्योंकि आप अधिक से अधिक सामान जल्दी से जल्दी पहुंचा सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड ऑल्सो स्टैटिक इंडस्ट्री। दूसरा मैंने आपको डिफेंस का बताया ही, तो इसके जो इक्विपमेंट लगेंगे, स्पेयर पार्ट्स जो लगेंगे, उसको भी आप ऐसा व्यवस्था करिए जिससे कि अपने देश में ही उसका उत्पादन हो सके। और सरकार ये प्राइवेट प्लेयर पर इस बात को छोड़ नहीं सकती है, क्योंकि सरकार का सबसे पहला जो काम है वो क्या है, देश को सुरक्षा प्रदान करना। दिस इज हिज इट्स प्राइमरी ड्यूटी। बाकी ड्यूटी सब सेकेंडरी है। पहला ड्यूटी क्या है, टू प्रोवाइड सिक्योरिटी टू दिस कंट्री। तो उसके लिए क्या होगा, हमारे पास में संसाधन होना। हमारे जो स्ट्रेटेजिक जो इंडस्ट्री हैं, जिससे कि आजकल जो वारफेयर होते हैं, जो युद्ध होते हैं, उसमें हथियार, पहले भी उसका उपयोग था, आपने फिल्म देखा होगा पद्मावती वाले में, तो वो कैसे करता है, अलाउद्दीन जो है दूर से ही फेंकता है, और उसने नया सिस्टम अडॉप्ट किया था जिसमें कि वो किले तहस नहस कर देता है, ठीक है। बाबर का आपने युद्ध देखा जिसमें कि उसने जो है खुद उस समय में तुलगमा सिस्टम अडॉप्ट किया था, उसने तोप का जबरदस्त इस्तेमाल किया था, और उसके सामने में सिर्फ और सिर्फ 10,000 सेना जो थी वो 1.5 से 2 लाख सेना को धराशायी कर दिया। तो आप समझ सकते हैं उस जमाने में, आज से 500 वर्ष 600 वर्ष पहले, जब हथियारों का या नए नए जो हथियारों में जो प्रयोग हुए, जो हिंदुस्तान ये काम नहीं किया, जिसके कारण से हम 1000 वर्ष तक गुलाम रहे। तो अब सरकार का जो मेन फोकस है वो क्या है कि हमारा जो सामरिक दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण जो उद्योग है, स्ट्रेटेजिक मतलब हिंदी होगा सामरिक दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण उद्योग है, उसके जो स्पेयर पार्ट्स हैं, जो महत्वपूर्ण जो कल पुर्जे हैं हिंदी में, तो कल पुर्जे उसका भी विकास करना। इसे आपने देखा होगा कि रांची के पास में हैवी मशीन इंडस्ट्री लगा हुआ है, जहां पर कि विभिन्न प्रकार के इंडस्ट्री, हटिया में जहां पर कि विभिन्न प्रकार के मशीन बनाए जाते हैं, ठीक है, कल पुर्जे का निर्माण होता है, वो भी एक बेसिक इंडस्ट्री का हिस्सा है, ये ध्यान रखिएगा, हटिया में है। तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट ये है कि सरकार ने यह सोचा कि अगर हम पब्लिक सेक्टर को ज़्यादा मजबूत नहीं करेंगे तो प्राइवेट सेक्टर या निजी क्षेत्र मनमानी करेंगे, ठीक है, वो मनमानी पर उतर जाएंगे और सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी रहेगी। और चूंकि हिंदुस्तान की 90% जनता भूखमरी की शिकार थी, उसके पास में संसाधन नहीं था, तो ऐसी स्थिति में सरकार ने क्या सोचा कि इसके काउंटरवेट के लिए, मतलब प्राइवेट सेक्टर के काउंटरवेट के लिए सरकारी उपक्रम को बढ़ावा दिया जाए, ताकि वो नियंत्रित में रहेंगे, प्राइवेट सेक्टर भी उससे घबराएंगे, ठीक है, ये एक फैक्टर था। और इसके अलावा जो मल्टीनेशनल कंपनी जो हिंदुस्तान के सरहद पर जो दस्तक दे रहे थे, तो मल्टीनेशनल कंपनियों को से मुकाबला करने के लिए भी हिंदुस्तान की सरकार ने पब्लिक सेक्टर को बढ़ावा देना शुरू किया, ठीक है, यह फैक्टर उद्देश्य था। इसके अलावा बहुत सारे आप देखेंगे, जैसे मैंने आपको कंज्यूमर गुड्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, उपभोक्ता वस्तुओं को आम जनता तक आसानी से पहुंचाने के लिए, ताकि आम जनता भुखमरी के शिकार नहीं हो, इसको पहुंचाने के लिए भी बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्री लगाए गए जिसमें कि उपभोक्ता वस्तुओं का प्रोडक्शन या उत्पादन होता था, ठीक है, जिससे कि आम लोगों के रीच से वो बाहर नहीं हो, ठीक। और क्या फैक्टर था, अभी गवर्नमेंट के पास में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम उस समय में ये था कि बहुत सारे जो इंडस्ट्री थे आज़ादी के बाद से, एक तो संख्या उनकी बहुत कम थी, और दूसरा वो बहुत बीमारी के शिकार थे, सिक इंडस्ट्री हो गया था, मतलब उनमें प्रॉफिट नहीं हो रहा था, लॉसेज हो रहे थे। अब लेकिन लॉसेज तो हो रहे थे, या तो इसका 2 तरीका है, या तो आप बंद कर दो या चालू करो। बंद करोगे तो जितने भी कर्मचारी उसमें काम कर रहे हैं सब भूखे मरने लगेंगे, ठीक है। तो उसको रोकने के लिए सरकार ने क्या किया कि उन इंडस्ट्रीज को, जो सिक इंडस्ट्री थे, उसको अपने कंट्रोल में लिया, और उसमें नए मशीनरी भी, नए टेक्नोलॉजी ईजाद किए, मैंने लगाए, और जिससे कि कर्मचारियों की हित की सुरक्षा हो सके। तो दीज वेर ऑल 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने उद्देश्य बताया, और यही उद्देश्य था पब्लिक सेक्टर को या सरकारी उपक्रम को
मजबूत करने के लिए। ठीक है, अब दोस्तों जो हमारा आज का जो टॉपिक है ये तो हमारा बैकग्राउंड हो गया। ठीक है, अब पब्लिक सेक्टर का रोल क्या था। अभी 70-72 साल में रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर क्या है, जो सरकारी उपक्रम है, रोल ऑफ, अब इस पर बात करते हैं। पब्लिक सेक्टर ने या सरकारी उपक्रम ने हमारे देश को क्या क्या फायदा पहुंचाया। पहला, सबसे ज्यादा जो आधारभूत संरचना को मजबूती प्रदान किया। ठीक है, आधार अभी बताते हैं, आधारभूत संरचना जिसको अंग्रेजी में इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं, संरचना को मजबूती प्रदान किया। ये अगर क्वेश्चन पूछेगा तो परीक्षा में ऐसे ही लिखना है आपको। ठीक है, कैसे किया मजबूती, जैसे रेलवे का विकास किया आपने, जो अंग्रेज यहाँ हिंदुस्तान में जो रेलवे का जितना उन्होंने विकास किया था, जो छोड़ के गए थे 1951 में, मैंने 1947 में, उससे डबल ट्रैक का हमने निर्माण किया है। ठीक है, हमने उन जगहों पर निर्माण किया है जहां पर कि प्रॉफिट के उद्देश्य से अगर आप देखेंगे तो प्रॉफिटेबल नहीं है, लेकिन सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है और कनेक्टिविटी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। माने एक देश के एक हिस्से से दूसरे हिस्से को जोड़ने के लिए महत्वपूर्ण है। अभी दूसरा, जैसे सड़क का जाल बिछा है। ठीक है, आपने देखा होगा गांव-गांव में सड़क पहले एकदम धूल उड़ता था, अभी क्या देखते हैं, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, और आपने उससे पहले आपने देखा चतुर्भुज योजना। चतुर्भुज योजना में आपने क्या देखा, पोरबंदर से लेकर के सिलचर तक नेशनल हाईवे बना हुआ है, जो पश्चिम भारत को पूरा भारत में जोड़ता है। उसी तरह से आपने देखा कन्याकुमारी से लेकर के और कश्मीर तक रोड गई हुई है, जो सबसे बड़ी रोड है हिंदुस्तान का आज की तारीख में। तो इस तरह से हम देखते हैं कि देश में सड़कों के जाल बिछाए गए हैं। ये सभी और बहुत सारे, जो जैसे कि हमने इस्पात के मामले में आप बहुत सारे इंडस्ट्री खोले गए हैं, ये भी एक आधारभूत संरचना का पार्ट है। जैसे कि सलेम में, बोकारो में, राउरकेला में, भिलाई में, दुर्गापुर में, इन सारे जगहों पर बड़े बड़े स्टील प्लांट खोले गए हैं, जिससे कि हम अभी इस्पात के प्रोडक्शन में या उत्पादन में हम आत्मनिर्भर हो रहे हैं। अभी हमें आयात करना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी अधिकांश मामले में हम आत्मनिर्भर हैं। उसी तरह से कोयले के उत्पादन में और दूसरे, जैसे बिजली के मामले में, पहले हमारे यहाँ जो बिजली का जो खपत था या उत्पादन था बहुत ही कम था। अब क्या है कि गांव-गांव में बिजली हमने पहुंचाया। ये सारे चीज जो है वो आधारभूत संरचना के हिस्से हैं। ठीक है, तो पहला काम क्या हुआ कि आधारभूत संरचना को मजबूती प्रदान करना। दूसरा पॉइंट क्या है, लिखते ही जाता हूं। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा है कि हमारा देश जो पहले एक कृषि पर आधारित व्यवस्था था, जैसे कि जब देश आजाद हुआ था तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे देश में जो जीडीपी था, जो ग्रॉस माने सकल घरेलू उत्पाद जिसको बोलते हैं, उसमें 79% जो है हिस्सेदारी किसका था, एग्रीकल्चर का, माने कृषि का। आज की तारीख की सच्चाई क्या है, जो मैंने पूर्व के वीडियो में बताया आपको कि 14% लोग जो है, ओनली 14%, सरकार उसको बढ़ाने का प्रयास करे 20%। ठीक है, क्यों, इसीलिए कि हमारे देश का 47% लोग जो है वो कृषि पर माने उनका जीविकोपार्जन का साधन है। तो सरकार ने ये देखा, अभी जो सरकार ने कहा कि किसानों की आमदनी दुगुनी करेंगे, और उसके अलावा उनका ये भी उद्देश्य है कि जिस तरह से जो कृषि का जो भाग है, जो हिस्सा है सकल घरेलू उत्पाद में, वो दिन ब दिन घटता जा रहा है। तो सरकार का उद्देश्य है कि उसको 20% बढ़ाई जाए। ठीक है, और वो कैसे बढ़ेगा, जब कृषकों की आमदनी दोगुनी होगी, जो सरकार ने 2022 तक लक्ष्य रखा था। अभी कोरोना के कारण तो पूरी तरह से आर्थिक व्यवस्था चरमरा गई है, लेकिन ये जो हमारा मॉडल है वो एक अनूठा मॉडल है। क्यों अनूठा मॉडल है, जैसे अगर आप विश्व के किसी भी अर्थव्यवस्था को देखेंगे तो आप क्या पाते हैं, जैसे चाइना का आप उदाहरण ले लीजिए। तो अभी चाइना में क्या स्थिति है कि अभी जो कृषि का जो शेयर है चाइना में वो मात्र 9% है। सकल घरेलू उत्पाद में चाइना का कितना है,
9%। ये घटता जा रहा है। अगर आप अमेरिका का लें या ब्रिटेन का लें, सारे देशों का लें, तो उसमें क्या कृषि का जो हिस्सेदारी है सकल घरेलू उत्पाद, उनके देश के सकल घरेलू उत्पाद में, तो क्या है, मिनिमम होता जा रहा है। ठीक है, लेकिन हमारे देश में चूंकि हमारे देश की जनसंख्या अलग है, हमारे देश में 130 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं और कृषि जो है वो जीविकोपार्जन के सबसे बड़े साधन है। जैसे हिंदुस्तान के आधे लोग माने 47% किस पर निर्भर हैं, कृषि पर निर्भर करते हैं। तो सरकार ने यह सोचा कि अगर हम कृषि में मजबूती प्रदान करेंगे तो लोग जो बेरोजगारी में इधर से उधर घूम रहे हैं उनको रोजगार होगा, क्योंकि हमारे पास नौजवानों की संख्या दूसरे देशों की तुलना में सबसे ज्यादा है। तो इन नौजवानों को अधिक से अधिक रोजगार मुहैया कराया जाए, जिसके लिए सरकार ने क्या किया है कि जब से मोदी सरकार आई है 20% से ज्यादा जो है उस सकल घरेलू उत्पाद में कृषि की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए किसानों की आमदनी दोगुनी करने का लक्ष्य 2022 तक निर्धारित किया है। अब 2022 के बाद हम लोग देखेंगे कि सरकार इस प्रयास में कितना सफल हुई है, कितना नहीं हुई है, ये तो बात का मुद्दा है। तो ये एक अनूठा प्रयोग है जो विश्व में पहला प्रयोग है, क्योंकि हम देखते हैं कि जो देश औद्योगिकरण की ओर बढ़ता है तो कृषि की हिस्सेदारी उसके सकल घरेलू उत्पाद में कम होता जाता है। आप बेल्जियम का उदाहरण ले लें, ब्रिटेन का ले लें, अमेरिका का ले लें, ऑस्ट्रेलिया का लें, कनाडा का ले लें, सारे देश का जो इंडिकेटर है वो यही बताएगा। लेकिन हमारे देश में हमारे जो योजनाकार हैं उन्होंने थोड़ा सा हट के सोचा है, जहां पर कि कृषि को वो ज़्यादा से ज़्यादा महत्व देना चाहते हैं। क्यों? कि वो रोजगार मुहैया कराने का सबसे बड़ा साधन है। इसका रीजन क्या है? रीजन ये रहा है, जो मैं बाद में बताऊंगा, कि पब्लिक सेक्टर में जिस तरह से पैसे सरकार ने इस 70-72 साल में खर्चे किए, उस अनुपात में रोजगार सृजन नहीं हो पाया। लाखों करोड़ों रुपये, मैं उसका डाटा भी दूंगा, इतने रुपए खर्चे हुए, लेकिन जहां तक रोजगार की बात हुई तो वहां पर हम फिसड्डी साबित हुए, या पब्लिक सेक्टर फिसड्डी साबित हुआ है। ठीक है, अब जैसे कि मैं आपको उदाहरण देता हूं कि शेयर ऑफ पब्लिक सेक्टर इन एम्प्लॉयमेंट, अभी लिखा है मैंने, उसका मतलब क्या हुआ? रोजगार मुहैया तो कराया पब्लिक सेक्टर। तीसरा पॉइंट क्या बताया मैंने, या दूसरा ही ले लो, रोजगार पैदा करना। जी हाँ, तो सरकार कर रही है ना, पब्लिक सेक्टर के उसकी तो कंपनी कर रही है। ठीक है, शेयर ऑफ पब्लिक सेक्टर इन एम्प्लॉयमेंट क्या है दोस्तों? मैंने आंकड़ा जैसे दिया है, 2012 में 176 लाख 176 लाख लोग एम्प्लॉयमेंट थे पब्लिक सेक्टर में। ठीक है, और प्राइवेट सेक्टर में कितने थे? 120 लाख, मतलब 1 करोड़ 20 लाख। तो पब्लिक सेक्टर का हिस्सेदारी कितना था? 59.5। अब अगर आप टोटल एम्प्लॉयमेंट जोड़ दें तो कितना हो रहा है? 296 करोड़। ठीक है, 296 लाख माने लगभग 3 करोड़ आप मान लीजिए। ठीक है, अब इतने बड़े देश में इतना बड़ा, ये सब ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात कर रहा हूं, प्राइवेट सेक्टर भी ऑर्गेनाइज संगठित क्षेत्र की बात कर रहा हूं, पब्लिक सेक्टर तो ऑलरेडी संगठित क्षेत्र है ही। तो ये जो 296 लाख मतलब 3 करोड़ जो एम्प्लॉयमेंट हुआ, ये रोजगार पैदा हुआ, वो हमारे देश में क्या है? ऊंट के मुंह में जीरा का फोरन है। जहां पर 130 करोड़ की आबादी है, वहां पर अगर मान लीजिए आपने मात्र और मात्र 3 करोड़ लोग अगर मान लीजिए आपको रोजगार आपने सृजित किया, जिसमें कि प्राइवेट जो सरकारी उपक्रम है उसकी हिस्सेदारी 176 लाख है, अब थोड़ा बढ़ गया होगा जिसकी डाटा अभी नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जिस तरह से हमने इसमें पैसे लगाए हैं उस अनुपात में हम रोजगार सृजन नहीं कर पाए। माने पब्लिक सेक्टर फेल्ड टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट फॉर सच ए बिग कंट्री लाइक इंडिया। ठीक है, तो इसीलिए सरकार का झुकाव किधर है? एग्रीकल्चर के, कृषि की तरफ। और इसलिए मैंने उसका पूर्व वीडियो में बताया था कि सरकार ने जो हरित क्रांति जो पहले पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी में जो किया था 1966-67 में, अब उसको पूर्वी प्रांतों में जैसे कि बिहार, बंगाल और ब्रह्मपुत्र का मैदान, यहां पर पानी की आप माने काफी स्रोत हैं, ग्राउंड वाटर काफी है, पानी जो है प्रचुर मात्रा में, वहां पर इरिगेशन का केवल ट्यूबवेल से आपको काम हो सकता है, बड़े बड़े कैनाल बनाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो
तो वो उस चीज तरफ फोकस है ताकि अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिल सके। और हमारा जो सीरियल का या पल्सेस का या ऑयल सीड का जो प्रोडक्शन है जो कम होता जा रहा है, जिस अनुपात में बढ़ना चाहिए वो नहीं बढ़ रहा है, तो उसमें भी इजाफा किया जा सके। ठीक है, ओके। अब दोस्तों तीसरा पॉइंट क्या है? मजबूत औद्योगिकरण। अभी आप देखेंगे कि पूरे वर्ल्ड में हिंदुस्तान जो है ना 10वां सबसे ज्यादा औद्योगिक या इंडस्ट्रियलाइज कंट्री है। वर्ल्ड का, विश्व का 10वें नंबर पर है। अगर हम जीडीपी के हिसाब से देखें तो हमारा देश 5वां सबसे बड़ा इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है। ठीक है, और अगर पीपीपी के मान से देखें, पीपीपी मतलब परचेजिंग पावर पैरिटी, इसके बारे में भी हम किसी दिन बताएंगे, आपको बता चुका हूं। तो इसके मान से हमारा देश क्या है? तीसरे नंबर पर है। तीसरा नंबर मतलब पहला चाइना, दूसरा अमेरिका माने यूएसए और तीसरा इंडिया। ठीक है, तो ऐसा ये नहीं है कि हम किसी से कमजोर हैं। और बेसिकली अगर आप देखेंगे तो नॉमिनल जीडीपी से ज्यादा महत्व होता है पीपीपी का। ठीक है, परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से, और इसका ज्यादा महत्व है। ठीक है, वनस्पति की नॉमिनल जीडीपी जो हम सकल घरेलू उत्पाद की जो बात कर रहे हैं। ठीक है, इसके बारे में किसी दिन अलग से क्लास लूंगा। तो आप दोस्तों क्या देखते हैं कि जो सरकारी जो उपक्रम है माने पब्लिक सेक्टर, इसका कंट्रीब्यूशन क्या हमारे देश के आर्थिक विकास में? हमारे देश में इसने जबरदस्त औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया है। आपने देखा होगा कि फर्टिलाइजर्स फैक्ट्री के जाल बने हैं। अभी सिंदरी फैक्ट्री बिहार में बंद हो गया था, झारखंड में है, और बरौनी में उसको सरकार ने चालू किया है। इसी तरह से ट्रॉम्बे में फर्टिलाइजर फैक्ट्री है, मतलब फर्टिलाइजर्स मतलब खाद का कारखाना। आपने देखा होगा कि जो फार्मास्यूटिकल्स, जो दवाई बनाने के कारखाने हिंदुस्तान में जाल बिछ गया है। पहले इसमें प्राइवेट सेक्टर ने हाथ लगाना नहीं किया था, उन्होंने नहीं शुरू किया था। तो गवर्नमेंट ने कहा कि ठीक है, आप लोग नहीं लगाओगे पैसा, मैं ही लगाता हूं। और उसके बाद देखा, जब गवर्नमेंट ने अपना जब एंटीबायोटिक फैक्ट्री वगैरह सब डाला, उसके बाद में फिर प्राइवेट प्लेयर्स जो है ना उस क्षेत्र में कूद गए। अब आज की तारीख की स्थिति, सच्चाई क्या है कि हम कोरोना से लड़ने के लिए वैक्सीनेशन, ये कितने गर्व की बात है। 2-3 प्रकार के वैक्सीनेशन जो है हिंदुस्तान में साइंटिस्टों ने इजाद कर लिया है, और पाकिस्तान जैसे शत्रु देश को भी हम अब आज ही हम सुन रहे थे कि उसको भी अब सप्लाई कर रहे हैं, और विश्व में बहुत सारे देशों को हम सप्लाई कर रहे हैं। ये क्या है? हमारे देश के जो आधारभूत संरचना जिसके बारे में मैंने अभी बताया, और मजबूत जो औद्योगिकरण जो 1947 के बाद से ही नींव डाली गई, उसका ही परिणाम है। वियतनाम, ये सब विकसित देश, मैंने हमारे देश से पर कैपिटा इनकम की ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन जब आप पब्लिक सेक्टर की बात करेंगे तो वो कहीं नहीं ठहरते हैं। ठीक है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ठीक है, अभी केवल चाइना को छोड़ करके इस पूरे जो आप देख रहे हैं थर्ड वर्ल्ड कंट्री में हमारे देश में पब्लिक सेक्टर जो है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका में है। हालांकि 1991 के बाद से पब्लिक सेक्टर को, अभी मैं आऊँगा, उसकी भूमिका थोड़ा कम कर दिया गया है। ठीक है, क्यों किया गया वो भी मैं बताऊंगा। तो दोस्तों ये सारे जो इंपॉर्टेंट जो है भूमिका माने रोल, आपको इतने चीज लिखना है कि रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, तो पब्लिक सेक्टर की क्या क्या भूमिका है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, तो ये 5-7 पॉइंट आपको लिखना है। ठीक है, अब अगला पॉइंट क्या आएगा? यदि आपको कहेगा क्रिटिकली एनालाइज करें, तो क्रिटिकली एनालाइज में 2 भाग होंगे, पहला परफॉर्मेंस एंड सेकंड शॉर्ट कमिंग्स। कमियां क्या क्या है ये भी समझ लीजिए, यू आर ए स्टूडेंट। ठीक है, तो जब आपको क्रिटिकली एनालाइज, जब सपोज आपको क्वेश्चन पूछेगा क्रिटिकली एनालाइज द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, तो व्हाट यू विल राइट, पहले तो जो आपने जो जितने मैंने इंपॉर्टेंट जो उसके अचीवमेंट है वो लिखे, और दूसरा क्या आप लिखेंगे, दूसरा उसका शॉर्ट कमी माने उसकी क्या क्या कमियां रही। तो पहला कमियां क्या है? बहुत ज्यादा लॉसेज को हिंदी क्या बोलेंगे? हानि। बहुत सारा आपने देखा होगा जो 1991 में जब भारत सरकार जो हमारा वीडियो है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ये तीनों के आप एलपीजी, आप इसको जरूर पढ़िएगा, तभी आपको हर चीज़ क्लियर होगा। टुकड़े टुकड़े में पढ़ेंगे आपको कोई फायदा नहीं होगा, नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा रटना होगा। तो कॉन्सेप्ट क्लियर क्यों?
अभी 1991 में जो भारत सरकार ने जो उदारीकरण की जो प्रक्रिया जो शुरू किया, जो अभी भी चल रहा है, उसके पीछे रीजन क्या था? देखा किया गया कि जो पब्लिक सेक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा जो है उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। माने बहुत सारे जो सरकारी उपक्रम हैं वो लॉस में चल रहे हैं, प्रॉफिट में नहीं हो रहा, लॉस में हो रहा। उसमें भी पब्लिक सेक्टर के दो भाग हैं, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, केंद्र सरकार के, और दूसरा है स्टेट गवर्नमेंट के। जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट के जो हैं, आप लोग सेंट्रल गवर्नमेंट के जानते हैं, जैसे कि मान लो कि स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो बिजली सप्लाई करता है, बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, एमपी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, ठीक है। जैसे कि बिहार रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, इसी तरह से हर राज्य ने बनाया हुआ जो ट्रांसपोर्ट का काम करते, ठीक है। अब क्या देखा गया कि जो स्टेट जो इंटरप्राइजेज हैं, जो उद्योग हैं, वो भारी नुकसान में चल रहे हैं, और उसका परिणाम क्या हो रहा है? अब चूंकि चलाना तो है ही, तो अब चलाने के लिए उसको मान लो आप कोई भी, मान लो कि स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एसईबी एमपी का हो सकता है, यूपी का, बिहार का, तो ये तो क्या है कि पॉपुलिस्ट पॉलिसी है, गिमिक है वहाँ के नेताओं का, क्योंकि उनको चुनाव जीतना है। तब जहाँ पर यूनिट बिजली जितना होना चाहिए उतना न कर करके आपको कभी कभी योजना बना देते कि एक यूनिट कनेक्शन फ्री गरीबों के लिए, ठीक है। किसी सरकार ने क्या कर दिया कि भाई 3.5 रुपया मान लो 1 यूनिट पैदा करने में खर्चा होता है गवर्नमेंट को, और वो आपसे ले रहा है मात्र 2.5 रुपया या 2 रुपया, तो अब तो लॉस होगा ही। तो मान लो पर यूनिट पर अगर गवर्नमेंट को 1.5 रुपया नुकसान हुआ, तो मान लीजिए कि अगर उसका 4,000 करोड़ रुपया, 4,000 करोड़ रुपया जो है ना इसका कैपिटल है, और इसको नुकसान हो गया 1,000 करोड़ का, ठीक है। तो अब ये 1,000 करोड़ रुपया की भरपाई कहां से होगा? 1,000 करोड़ का भरपाई होगा, सरकार क्या करेगी? बजट में उसको व्यवस्था करेगी, बजट के द्वारा उसको प्रदाय करेगी असेंबली के पास करके, ठीक है। और जो 1,000 करोड़ कैसे देगी? कहीं पर टैक्स को बढ़ाएगी, वो या तो डायरेक्ट टैक्स या इनडायरेक्ट टैक्स, दोनों हो सकते हैं। अब मान लीजिए कोई भी टैक्स हो तो उसका भार किस पर पड़ रहा है? आम जनता पर। तो आपको सरकार ने क्या किया? 3.5 रुपया उसको यूनिट प्रोडक्शन में हो रहा है, वो दे रहा है आपको 2 रुपया में, 1.5 रुपया का नुकसान हो रहा है। आपको हो रहा है कि नहीं, ये तो बहुत सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन हो क्या रहा है? तो ये चीज, तो सबसे पहला जो फैक्टर है पब्लिक सेक्टर का हिंदुस्तान में, इसको बोलते हैं व्हाइट एलिफेंट। ये मुहावरा है, इसका मतलब क्या होता है बताइए? हाँ, सफेद हाथी तो होता है, लेकिन इसका मतलब क्या होता है? व्हाट डज दिस मीन? अंग्रेजी का मुहावरा है। मतलब जो है ना, ये तो कंज्यूम तो बहुत ज्यादा करती है, लेकिन प्रोडक्शन कुछ भी नहीं। दोस्त जैसे मान लो कि हमारी बीवी, मान लो उदाहरण है कि मेरी बीवी व्हाइट एलिफेंट है, इसका मतलब क्या होता है? कोई कहे कि मेरी बीवी व्हाइट एलिफेंट है, तो क्या मतलब होता है? इसका मतलब यह होता है कि जितना वो प्रोड्यूस नहीं कर पाए, मैंने कि इकोनॉमिक एक्टिविटी उसका नहीं है, उससे ज़्यादा वो खर्चा करने में, मार्केटिंग ज़्यादा ही है, डेली शॉपिंग कर रही है, हस्बैंड का चूना लगा रही है, ठीक है। तो मतलब ये इस शब्द में बैड सेंस में इसका उपयोग होता है, ये आप यही समझिए, बैड सेंस मतलब ये मैंने एक बोझ समझिए, बोझ, एक बर्डन अपॉन यू, दिस इज कॉल्ड व्हाइट एलिफेंट। तो दोस्तों इसके बारे में, सरकारी उपक्रम के बारे में क्या कहा गया कि एक बोझ के रूप में हिंदुस्तान में हो गया है, जहां पर कि ज्यादा से ज्यादा यूनिट जो है वो सिक हो गए हैं, मतलब बीमार हो गए हैं। बहुत ही कम ऐसे यूनिट हैं जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन का मतलब क्या होता है? ये थोड़ा सा सीखना होगा। हिंदी क्या होगा बताइए? क्षमता का दोहन। अब क्षमता का दोहन तो अगर 100% होगा तो उसका मतलब मान होगा 100, लेकिन किसी भी इंडस्ट्री में 100% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन नहीं होता है, ठीक है। अगर किसी भी इंडस्ट्री में 80% से ऊपर हो रहा है, मतलब यह हुआ कि दैट इंडस्ट्री इज डूइंग बेटर, द बेस्ट, बहुत अच्छा कर रहा है। पश्चिमी देशों में तो आप देखेंगे कि वहां पर तो 90% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हो रहा है। मान लीजिए आपने हाइड्रो पावर, इसको एक उदाहरण के द्वारा बता देते हैं कि एक हाइड्रो पावर आपने
वो हाइड्रो पावर आपने स्टार्ट किया, उसका 4000 मेगावाट क्षमता है, और अगर आपका 3700 मेगावाट क्षमता हो रहा है या 3500 से ऊपर हो रहा है, इसका मतलब है कि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 80% से ऊपर है, मतलब इट इज बेटर। ठीक है, क्योंकि वो लॉस को जज्ब करने का क्षमता है उसमें। लेकिन वही अगर 50% से कम हो जाए, माने 4000 मेगावाट है, वो 2000 से कम कर रहा है, तो उसमें आपका मशीनरी की टूट फूट हो रही है, और उसमें कर्मचारी दुनिया काफी मात्रा में लगे हुए हैं। ठीक है, आपका पूंजी उसमें फंसा हुआ है, लाखों करोड़ों लगे हुए हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? तो हमारे देश में जो पब्लिक सेक्टर जो था, उसका क्या होता, अंडर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन का शिकार हो गया था, माने क्षमता से कम दोहन। ठीक है, एक और फैक्टर था पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। टाइम तो लैप्स हो रहा है। राजनीतिक हस्तक्षेप। अब ये राजनीतिक हस्तक्षेप जो है, इसका आर्थिक गतिविधियों से कोई लेना देना नहीं है। जैसे मान लीजिए कि अभी आपने जो मिग आपने देखा होगा, हवाई जहाज जो रूस से हमने लाया हुआ है, उसका 2 फैक्ट्री डाला, एक कोरापुट में, एक नासिक में। अब कोरापुट है उड़ीसा में, नासिक है कितना, महाराष्ट्र में। दोनों की डिस्टेंस कितने हैं, 900 किलोमीटर। अब ये क्यों डाला गया इतने दूर में? बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल प्रेशर। क्योंकि वहां के नेताओं ने कहा कि नहीं, मान लो आपने देखा होगा उड़ीसा में बहुत बीजू पटनायक बहुत दिनों तक स्टील मंत्री रहा था। आप लोग बच्चे होंगे या पैदा नहीं हुए होंगे, तो बहुत दिनों तक, जो बाद में अभी जो उनका पुत्र जो है ना, अभी वहां पर नवीन पटनायक पिछले 20 साल से मुख्यमंत्री है, और उनके पहले उनके पिताजी हवाई जहाज चलाते थे। बाद में वो राजनीति में आए, और उसके बाद में केंद्र में बहुत दिनों तक वो कांग्रेस में, फिर बाद में जनता गवर्नमेंट में वो स्टील हमेशा वो प्रीफर करते थे। ठीक है, या जिस कारण से मुझे नहीं पता। तो कोरापुट जैसे एकदम बैकवर्ड जगह में उन्होंने क्या किया, मिग एयरक्राफ्ट का उद्योग डाल दिया। ठीक है, अब दूसरा जो उद्योग है वो कहां है, नासिक में। डिफरेंस कितना है? तो ये कॉस्ट वायबिलिटी नहीं है। ठीक है, तो ये दूसरा कारण है। तीसरा, आपने देखा होगा बहुत सारे जो प्राइवेट पब्लिक सेक्टर हैं, उनका जो गेस्टेशन पीरियड है हमने बनाया 2 साल के लिए, अब वो कंप्लीट हो रहा है 5 साल के लिए। तो क्या हुआ, कॉस्ट स्केलेशन हुआ, माना उसमें दाम में बहुत ज़्यादा, जो मान लिया 1000 करोड़ का हमने योजना बनाया कि मान लो हमको यहाँ पर स्मॉल मिनी प्लांट खोलना है। ठीक है, और उसके लिए हमने टाइम निर्धारित किया 2 साल, अब लग रहा है कितना, 5 साल। तो हम जो है ना, जो 2000 करोड़ जो हमने जो फिक्स किया था, वो बढ़ के हो गया 3500 करोड़ रुपये। ठीक है, 3500। अब ये क्या है, ये लॉस है। एक और पॉइंट है, आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो पब्लिक सेक्टर हैं, या तो वहां पर कर्मचारी होना चाहिए 100, अब वहां काम कर रहे हैं 140, 200। तो उसको वेजेस, मजदूरी देना है आपको, उनके लिए रहने की व्यवस्था करना है। तो उसके कारण से क्या हुआ, कॉस्ट का जो, जब आप मान लो कोई स्टील का फैक्ट्री है, तो उसका कॉस्ट स्केलेशन बढ़ेगा, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा, आप जितना मजदूरी देते हैं वो भी तो उस पर जोड़ोगे। जब आपका स्टील बन करके बाहर निकलेगा, तो उस पर क्या होता है, 2-3 फैक्टर काम करते हैं कि आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हुआ, कॉस्ट तो इसमें जो आपने मजदूरी दिया वो भी जुड़ेगा। दूसरा, फिर सेंट्रल एक्साइज टैक्स भी लगेंगे। ठीक है, उसके बाद में आप जो है ना बाहर मार्केट में उसको सामान को निकालो, और तब उसका प्राइस फिक्स होता है। ठीक है, तो अब यहां पर क्या देख रहे हैं हम, कि जहां पर 100 कर्मचारी की जरूरत थी, वहां पर लोगों ने क्या किया, भाईबंदी में नेताओं ने वहां पर 200 लोगों को भर्ती कर दिया। जैसे बोकारो स्टील प्लांट में बिहार और पूर्वी यूरोप के पूरे लोग भर गए उसमें, और जहां पर 2000 लोगों की जरूरत थी, वहां पर 4000 लोग चले गए, काम कर रहे हैं जगह जगह। तो उसे क्या हुआ, उसे यह हुआ कि जो जापान हमारे देश से ही लौह अयस्क लेकर के ले जाता है, वहां पर लौह अयस्क नहीं मिलता उसको, बेलाडीला से वो बना करके हमसे सस्ते दाम पर बेच रहा है। ठीक है, तो आपको अगर किसी इंडस्ट्री को चलाना है, तो आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी वायबल होना पड़ेगा, माने कंपीट करने की क्षमता आप में होना चाहिए, तभी आप सस्टेन कर पाओगे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में। ठीक है, तो हुआ। और एक और पॉइंट है हमारे देश में, इनइफिशिएंट मैनेजमेंट।
मतलब अक्षम। मैनेजमेंट का हिंदी में क्या है? प्रबंधक, प्रबंधन, अक्षम प्रबंधन। इसका मतलब क्या होता है? यहां पर कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं रहता है। उनको पता है कि अगर गड़बड़ी करेंगे तो हमारे गले में फंदा लगेगा, तो वो निर्णय एक दूसरे पर डोलते हैं। उसमें क्या होता है? टाइम लगता है। टाइम लगता है तो उसका महत्व ही खत्म हो जाता है। इंडस्ट्री हो या एडमिनिस्ट्रेशन हो या पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन हो, तुरंत निर्णय लेना होता है। आप ये नहीं कह सकते कि साहब वहां पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो गई तो मैं डीजी साहब से पूछूंगा और कि क्या आप सर लाठी चार्ज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ये डीजी साहब ये नहीं बता सकते आपको। जो वहां पर जो ऑफिसर ऑन द स्पॉट है, ही विल हैव टू टेक डिसीजन। और आप चूंकि आप सरकारी अधिकारी बनोगे तो आपको डिसीजन लेने की क्षमता आना चाहिए कि हमें कब पीछे हटना है, कब आगे बढ़ना है। ये आपको कोई ऊपर के अधिकारी नहीं बताएंगे। उसी तरह से मैनेजमेंट में भी जो टॉप लेयर के मैनेजमेंट है, अब वो मंत्री पर डोलते हैं कि साहब मंत्री साहब जो कहेंगे तो हम करेंगे, ठीक है। तो वो बात नहीं है। तो इसीलिए आगे बढ़ाऊंगा कि सरकार ने क्या किया। और इसके बाद जो लास्ट में जो हम, वैसे तो बहुत सारे पॉइंट हैं लेकिन हम एक पॉइंट और बताएंगे, प्राइस पॉलिसी, मूल्य निर्धारण की नीति। अब दोस्तों जैसे कि मैंने आपको कहा कि जो सरकार का शुरू से रवैया रहा कि हम समाजवाद की व्यवस्था करेंगे। क्या बताता? समाजवादी व्यवस्था, समाजवाद नहीं, सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी। अब उसका बेसिक फंडा क्या है? फंडा ये है कि हम, जैसे मैंने आपको 3 पॉइंट इंगित किए थे, तो उसमें क्या था कि सबको कम से कम मिनिमम आवश्यकताओं की पूर्ति हो। तो सरकार उसका हाथ बंधा हुआ है। अब जैसे कि फर्टिलाइजर्स, खाद है, मैं एक उदाहरण देता हूं। अब यदि आप खुले मार्केट में अगर यूरिया को उतार दिया जाए तो क्या होगा? बहुत सारे किसान यूरिया का उपयोग नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनके जो परचेजिंग कैपेसिटी से वो बाहर हो जाएगा। तो सरकार क्या कर रही है? सब्सिडी दे रही है ताकि यूरिया को 15 रुपये किलो बेचा जा सके, 10 रुपये किलो बेचा जा सके। हालांकि उसके दाम, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर सब चीज जोड़ा जाए तो वो चला जाएगा 35 रुपये 40 रुपये पर, ठीक है। तो वहां तक तो ठीक है, लेकिन बहुत सारे काम ऐसे सरकार को करने पड़ते हैं जहां पर कि उसको जो आर्थिक जो सिद्धांत है जिसमें कि प्रॉफिट मेन मुद्दा होना चाहिए, सरकार वो ना कर करके हमेशा क्या किया? सामाजिक हित में उसको जो प्राइस पॉलिसी, जो मूल्य निर्धारण किया, वो जनता को सुगम हो, जनता का वहां तक रीच हो, पहुंचे, ठीक है। तो उससे क्या हुआ? नुकसान किसका हुआ? पब्लिक सेक्टर का। पब्लिक सेक्टर का नुकसान हुआ और जो उसको प्रॉफिट कमाना चाहिए, जो लाभ कमाना चाहिए, वो लाभ न कमा करके क्या हो गया? हानि में चला गया, ठीक है। और फिर सरकार को उठाने के लिए एक व्यवस्था करनी है, उसको बोलते हैं BIFR। इसको लिख लेना आप लोग, बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रीज एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है। ये सरकार ने व्यवस्था किया था, जो सिक इंडस्ट्री है उसको देखने के लिए, उसको उठाने के लिए उसमें क्या क्या प्रयोग किए जा सकते हैं। दैट वाज, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पर थ्रस्ट किया गया? बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रीज एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन पर, ठीक है। ताकि जो बीमारू जो इंडस्ट्री हो गए हैं उसको पुनर्जीवित किया जा सके, उन्हें चालू किया जा सके, ठीक है। अब दोस्तों लास्ट में 2 मिनट और समय लूंगा। अब न्यू डायरेक्शन, ये नई दिशा, हिंदी में लिखेंगे नई दिशा। ये क्या है दोस्तों? यह 1991 में हुआ, जो मैंने आपको लिबरलाइजेशन, औद्योगिक उदारीकरण जो मैंने आपको पढ़ाया था, उसको आप देख लीजिएगा। तो पब्लिक, इसमें इसका जो पहला जो फंडा था वो क्या था कि बहुत सारे काम जो पब्लिक सेक्टर को दिए गए थे, अब उसमें रिलैक्सेशन कर दिया गया। प्राइवेट सेक्टर को भी दिए जा सकते हैं, ठीक है। जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन जो 1956 का था, जिसमें कि कुछ खास इंडस्ट्री केवल प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर में ही रह सकते थे। अब उसमें सरकार ने क्या किया 1991 के बाद में? उसमें रिलैक्स कर दिया। सिर्फ और सिर्फ केवल जो स्ट्रेटेजिक, जो सामरिक दृष्टिकोण से जो इंडस्ट्रीज है, सामरिक दृष्टिकोण से इंडस्ट्री, उसको छोड़ के, जैसे कि न्यूक्लियर प्लांट या जैसे हवाई जहाज, या जो अभी तेजस गवर्नमेंट ने बनाया,
ठीक है, या और हथियार का उत्पादन जो डिफेंस से रिलेटेड है, प्रतिरक्षा, ठीक है, तो वो जो है स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्री है। जैसे कि अभी भारत सरकार ने मंगलयान, चंद्रयान, ये सब जो शुरू किया है, बहुत सारे जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल वगैरह बनाए हैं, ठीक है, ये सारे चीज़ जो हैं वो सब क्या हैं, स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज हैं। तो इन सब को पब्लिक सेक्टर के अंदर में रहने दिया गया, बाकी इंडस्ट्री को क्या प्राइवेट सेक्टर को में भी खोल दिया गया कि मैंने प्राइवेट सेक्टर भी इसको चला सकता है। जैसे आपने अगर देखा होगा इंडस्ट्री पॉलिसी रिजोल्यूशन में, तो उसमें क्या कहा था कि स्टील उद्योग केवल और केवल पब्लिक सेक्टर में चलाएंगे। लेकिन जो उससे पहले तो टाटा का उद्योग था ही, तो उन्होंने कहा कि जो चल रहा है वो तो ठीक है, उसको हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, लेकिन नए इंडस्ट्री जो है ना इस्पात क्षेत्र में नहीं लगाए जा सकते हैं, वो किस में लगाए जाएंगे, पब्लिक सेक्टर में, ठीक है। लेकिन अब वो सब रोक टोक खत्म हो गया, ठीक है। तो पहला तो ये हुआ कि रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक से अधिक भूमिका दिया गया, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, मिटा देता हूं, गवर्नमेंट ने पब्लिक सेक्टर के कुछ हिस्से किसको बेचे, पब्लिक का भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने डिवेंचर, शेयर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को भी और जनता को भी, इनको भी देना शुरू किया ताकि जनता की भागीदारी भी सुनिश्चित किया जा सके और डिसइन्वेस्टमेंट के प्रोसेस से सरकार को अधिक से अधिक धन भी मिले, ठीक है, ताकि वो अन्य डेवलपमेंट के कार्य में लगाया जा सके उस धन को। जैसे कि आपने अभी बजट में देखा होगा, और सरकार ने कहा कि बहुत सारे जो हमारे जो पब्लिक सेक्टर हैं उसमें 10%, 20% हम बेचेंगे और वो जो पैसे आएंगे उससे हम डेवलपमेंटल काम करेंगे, जो बजट में मैंने आपको बताया था, ठीक है। एक और पॉइंट है, सरकार ने 1991 के बाद में क्या किया, ग्रेटर ऑटोनॉमी मन क्या बोलते हैं, स्वायत्ता, आवाज म्यूट करिए आप, डिस्टर्ब हो रहा, अधिक से अधिक स्वायत्ता, और दूसरा अकाउंटेबिलिटी को क्या हिंदी में बोलेंगे, उत्तरदायित्व। उन्होंने कहा कि जो मैनेजमेंट के स्तर पर जो कमजोरी हो रही है पब्लिक सेक्टर में, तो अधिक से अधिक उनको स्वायत्ता दिया जाए, और दूसरा उत्तरदायित्व उन पर सौंपा जाए, अकाउंटेबल बनाया जाए, ठीक है। ये दो फैक्टर हैं। और एक आपको मैंने BIFR बताया था अभी, वो जो जितने भी सिक इंडस्ट्री हैं उसको मैनेजमेंट करने के लिए, उसको कैसे मतलब पुनः चालू किया जा सके, उसके लिए उन्होंने BIFR की व्यवस्था किया, उसमें धन लगाए, उन्होंने कुछ खास पैसे उसमें दिए गए ताकि उसका उद्धार किया जा सके, ठीक है। अब इसके अलावा जो लास्ट है, सरकार ने MOU साइन किया, MOU, मेमोरेंडा ऑफ अंडरस्टैंडिंग, किसके साथ में, इंडस्ट्रीज के साथ में, जिसमें कि उन्होंने टर्म्स एंड कंडीशन निर्धारित किए कि आपको क्या क्या काम करना है और क्या क्या नहीं करना है, ठीक है। जिससे कि अगर कोई हादसा होता है या कोई यूनिट जो है ना लॉस कर रहा है, तो आप सरकार पर नहीं डोल सकते कि साहब आपने नहीं दिया इसलिए नहीं हुआ, नहीं, आप पर निर्धारण, आप पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पर थ्रस्ट किया जाएगा, ठीक है। तो बाकी चीज तो मैंने आपको उदारीकरण के बारे में पूर्व के वीडियो में बता चुका हूं, उसके बारे में आप देख लीजिए, और दोबारा से मैं उसको रिपीट करना उचित नहीं समझता हूं।